इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। एंट्रोपी आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेट फंक्शन है, इसलिए कि ये क्या करता है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एंट्रोपी है तो आप कहते हैं डेल एस, तो डेल एस किसके बराबर होता है, डेल एस बराबर होता है S2 माइनस S1। S2 क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ द फाइनल स्टेट, और S1 क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल स्टेट। तो इसलिए एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, इसलिए कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। इसी तरह आपके पास एंथैल्पी है, तो अगर आप चेंज इन एंथैल्पी मालूम करना चाहते हैं तो एंथैल्पी का चेंज जो होगा, जो जिसको हम डेल एच से जाहिर करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू H2 और माइनस H1। तो H2 क्या है, फाइनल एंथैल्पी स्टेट, और H1 क्या है, इनिशियल एंथैल्पी स्टेट। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आपके पास आता है वो है चेंज इन एंथैल्पी। तो आपके पास क्या हुआ है, चेंज इन एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है कि जब कोई भी सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड, कोई भी सिस्टम, कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है कि जो आपको समझनी चाहिए। सिस्टम के टाइप्स भी बता दिए, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और इसी तरह दो किस्म की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, एक को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम आएंगे उसकी तरफ आ जाएंगे कि हमारे पास कितने लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक है, कितने लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो हमारे पास चार लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहला वाला जो हमारे पास है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक में, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट अपीयर, क्यों अपीयर नहीं होता स्लाइड्स, लेट्स सी। ओके, तो ये इन टॉपिक्स को कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कवर कर ले। एक हम पढ़ेंगे इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, फिर इसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन क्या है, फिर आगे एंथैल्पी पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी, और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक को पहले डिस्कस करेंगे। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है। तो हमारे पास कितने लॉज हैं, हमारे पास एक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, दूसरा क्या है, फर्स्ट लॉ, तीसरा है सेकंड लॉ, और इसी तरह होता है थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो ये चार लॉज है थर्मोडायनामिक्स के, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक इट लिटिल बिगर, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट बिगर इन साइज। ओके, तो मैं इसको जरा बिगर करना चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट, ओके लेट्स सी। ओके, अब ये बड़ा हो गया, तो इंशाल्लाह इसमें हम वो करेंगे, इसकी साइज को भी बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को। ओके ओके, हाँ चला क्या, ओके। तो पहला वाला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है ये टेम्परेचर के बारे में बात करता है, टेम्परेचर, यू नो अबाउट टेम्परेचर। और टेम्परेचर के जितने स्केल्स हैं हमारे पास, वो सारे स्केल्स जो हैं हम इस लॉ के बुनियाद पे हैं डेवलप करते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को समझने के लिए हमें थर्मल इक्विलिब्रियम को समझना होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जब आपके पास दो बॉडीज, यानी जिसमें एक की बॉडी की टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, दूसरे की टेम्परेचर क्या हो, कम हो, और दो बॉडी हम आपस में थर्मल कांटेक्ट में ले आए, ठीक है ना। तो आफ्टर सम टाइम
the temperature of the two bodies will become constant, same, and there will be no flow of heat between the two bodies. So this concept is called thermal equilibrium. तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कह रहा है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉडी है, ठीक है ना, कि वो आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, और वो आपके पास क्या है, उसमें है दूसरी बॉडी हमारे पास ये है, परस्पर दिस इज वन बॉडी, दिस इज थर्ड सेकंड बॉडी एंड दिस इज थर्ड बॉडी। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास इस तरह एक बॉडी है, ठीक है, और ये दोनों बॉडी जो है इसका परस्पर टेम्परेचर इनिशियल पॉइंट पे ये ज्यादा है, ये हॉट है, और ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, कोल्ड। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर लूं, इन दोनों बॉडीज को मैं कनेक्ट कर लूं, तो फिर क्या होगा कि फ्लो ऑफ हीट होगा, इसमें फ्लो ऑफ हीट होगा, और एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास जिस पे इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन द टू बॉडी। And if we take another body and make a thermal contact between the third body, so the third body will be also in equilibrium with another two bodies, and this is the basic idea of the zeroth law of thermodynamics, that if we have two bodies in thermal equilibrium, and then we bring another body in thermal contact with these two bodies which are already in thermal equilibrium, then the third body will be also follow the thermal equilibrium, and this is called the zeroth law of thermodynamics. And on the basis of this law, the measurement of the temperature, for example, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मालूम करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि ये बॉडी जो है ये थर्मामीटर के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम बना देता है, और उस थर्मल इक्विलिब्रियम की बुनियाद पे जो है हमारे पास क्या होता है कि हम थर्मामीटर से उस बॉडी की टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है कि जिसकी बुनियाद पे क्या नाम है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अंदर मौजूद नहीं है आपके कोर्स के अंदर, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक नहीं मौजूद, लेकिन इसका छोटा सा खुलासा जो है आपके सामने मैंने बयान कर दिया। आप लोग जो है इसको ब्रीफली मजीद और इसको पढ़ सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं, और इसके बहुत से एप्लीकेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन उसका क्या है कि ये क्या करता है, टेम्परेचर को एक्सप्लेन करता है, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर को एक्सप्लेन करता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेम्परेचर्स वी कैन डेवलप मेनी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, यू नो that we have like how many kind of temperature scale we have. You know that we have centigrade, or we can say it Celsius scale of temperature, ये होता है, और it is on the basis of the melting point and boiling point. Ariba Javed 3, okay, yes, okay, तो सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल होता है जिसपे आपके पास क्या होता है कि 0 डिग्री उसके अंदर क्या होता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आपके पास 100 डिग्रीज होती है, 0 to 100 डिग्री, और ये एक टेम्परेचर का स्केल है। दूसरा आपके पास टेम्परेचर का स्केल जो होता है उसको हम कहते हैं फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट सारे स्केल जितने भी हैं, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सेंटीग्रेड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फ़ारेनहाइट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर फिर आपके पास जो है ये रेंज जो होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है ना, मेरे ख्याल में आपको याद होगा। तो ये कितने डिग्री है इसके अंदर, मेरे ख्याल में 32 डिग्री से शुरू होता है टू 12 डिग्री, शायद इतना इसी तरह है। तो ये अगर आप काउंट कर ले तो मेरे ख्याल में ये कोई 180 डिग्री बनता है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, तो ये भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल जो मेन स्केल है हमारे पास, जिसको आइडियल गैस स्केल कहते हैं, और जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं केल्विन स्केल। एंड केल्विन स्केल जो है वो आपके पास वो हमेशा केल्विन जो होता है वो दैट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड और प्लस 273.15।
तो आजकल जो हम इंटरनेशनल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं वो केल्विन स्केल को इस्तेमाल करते हैं, और इसका फार्मूला क्या है कि सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो अगर आपके पास कोई भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो और आप उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और केल्विन स्केल जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ जो है वो डेवलप हुआ था, इसलिए कि आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या होता है कि आपके पास T1/T2 ये होता है ना, इज इक्वल टू, दिस इज नॉट टाइम, दिस इज टेम्परेचर, सो T1 डिवाइडेड बाई T2 विल बी इक्वल टू, यही आपके पास आता है कांस्टेंट। तो T मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट द केस, V1, दिस इज नॉट T1, V1 by T1 will be equal to V2 by T2, and all these will be constant, ठीक है ना। तो अगर हम okay, V is directly proportional to 2, yes, so अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सेंटीग्रेड स्केल लेंगे ये चीज है, तो सेंटीग्रेड स्केल पे क्या होता है कि ये आपके पास ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको ले लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वॉल्यूम हो और टेम्परेचर T1 पे ले ले, मिसाल के तौर पे आप उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लेंगे ना, और दूसरा अगर आपके पास दूसरा वॉल्यूम होगा उसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंगे और आप इसको डिवाइड करेंगे सेंटीग्रेड के अंदर, तो आपके पास ये दोनों वैल्यू जो है ये कांस्टेंट नहीं आएगी। यू कैन ट्राई इट, ओके, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो लेकिन अगर हम उसको फिर केल्विन में कन्वर्ट कर ले तो केल्विन में क्या होता है कि हम इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ जाती है। और इसके एक स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चीज की ओरिजिनल वॉल्यूम को मतलब उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो 1/273 टाइम बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है ना। तो यही वो है कि जिसकी बुनियाद पे आप लोग क्या कर सकते हैं, केल्विन स्केल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ये कोर्स के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हमने थोड़ा बहुत इस हवाले से बता दिया है, ठीक है। ओके, now we will go to the first law of thermodynamics. So the next slide we can explain. So before the first law of thermodynamics, we will discuss these two important points. So the one is called the reversible process and the other one is called the irreversible process, and you are well aware of it. So reversible processes are the process in which the driving and opposing forces are differ infinitesimally, so that the process can be carried out in either direction by infinitesimally changes, ठीक है। तो आपके पास जो फॉरवर्ड प्रोसेस है और जो रिवर्स प्रोसेस है, वो दोनों प्रोसेस जो है इनके दरमियान बहुत कम फर्क होता है, बहुत कम फर्क होता है। और जब आप थोड़ा सा ही चेंज उसके अंदर लाते हैं तो उसके अंदर चेंज आ जाता है। तो बहुत कम चेंज के साथ जो है आप उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर दे काइंडली। किस चीज को जूम कर दूं बता दे। वो जो पहला मैंने स्लाइड को, ओके स्लाइड को, अभी ठीक है। अभी तो आप नजर नहीं आएंगे, आपका मैसेज नजर नहीं आएगा, लेकिन चलो अगर ये समझ आ रहा है। अभी नजर आ रहा था, सही था। अगर सही है तो फिर मैं वो बाकी नो, ओके। जूम अगर इसको मैं ओपन कर लूं, जूम नहीं हुई, ओके। ये अगर इस तरह हो तो ये नजर आ रहा है आपको, ओके। स्लाइड को जूम करो, चलो कैसे जूम कर ले इसको, ओके। Infinitesimally small mean very small change, ओके। स्लाइड जूम करें, कैसे जूम करो यार, आप बताएं। ओके यहां से होगा शायद, हाँ ठीक है ठीक है। ओके स्लाइड अगर जूम कर लूँ तो फिर ये आपको अभी नजर आ रहा है, अभी नजर आ रहा है, ओके अभी सही हो गया। चलो अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो there is some
things. Okay. तो आपके पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा कि जिसमें आप अपोजिंग और आपके पास जो ड्राइविंग फोर्स हैं, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स जो प्रोसेस है, अगर उसके दरमियान मतलब है बहुत कम फर्क होता है और थोड़ा फर्क करने से फुल स्लाइड ऑन योर स्क्रीन, यस, वेरी गुड। तो ये अरीबा कह रही है कि भाई आपके पास एक ऊपर एक ऑप्शन होता है और स्टूडेंट जो है वो खुद उसको क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो अगर आप खुद इसको जूम करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा फिर यहाँ पे आसानी होगी, ठीक है। तो खुद से वहां पे ट्राई कर ले कि जूम कर ले उसको, ठीक है। ओके। तो जो आपके पास क्या नाम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, यानी ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों के अंदर क्या होता है, बहुत कम फर्क होता है, बहुत कम चेंज अगर आप लाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, इफेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सराउंडिंग के ऊपर इसका कोई विजिबल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सराउंडिंग के ऊपर इसका कोई विजिबल इफेक्ट नहीं होता, ये ज्यादातर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। और जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो स्लो होते हैं। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं। और ये जो है ये आपको मैक्सिमम यील्ड देते हैं, ये आपको क्या देते हैं, मैक्सिमम यील्ड देते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे इन थर्मोडायनामिक टर्मिनोलॉजी, इट विल गिव्स अस मैक्सिमम वर्क। तो ये आपको मैक्सिमम वर्क देता है, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आपकी समझ में आ गई बात कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जिसमें जो आपके पास ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स है वो आपस में बहुत कम डिफरेंस होता है उसके अंदर, और थोड़े से चेंज करने से उसके अंदर फर्क आ जाता है। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं कि ये कोई विजिबल इफेक्ट नहीं डालता सराउंडिंग के ऊपर, कोई सराउंडिंग के ऊपर विजिबल इफेक्ट नहीं डालता, और ज्यादातर ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, स्लो होते हैं, और ये आपको मैक्सिमम यील्ड देते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो irreversible process is totally opposite to the reversible process, in which the driving and the opposing forces are differ greatly, okay, and the system is far away from equilibrium. तो इन दोनों के दरमियान, यानी जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स है, जो आपके पास अपोजिंग फोर्स है, इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और ये इक्विलिब्रियम से बहुत दूर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस जितने भी है वो क्या होता है, टू वेज होते हैं, टू वेज रिएक्शन, टू वेज प्रोसेस होते हैं। लेकिन आपके पास जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होते हैं, वो वन वे प्रोसेस होते हैं, एंड दैट इज यूनिडायरेक्शनल, ओके। और इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है तो ये क्या है कि दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस कॉज परमानेंट इफेक्ट, ओके, एंड दे कैन नॉट बी रिवर्स, and they are far away from equilibrium, and they are fast, and they will give us minimum yield. So we cannot get a maximum output, maximum work, or maximum yield from irreversible process. Okay, so these are the two differences between the reversible and irreversible process. And now we will proceed to the next slide. Okay, so these are some differences between the reversible and irreversible process. We already discussed it, but if we just read it, so you say it is a slow process growing through a series of small stages, with each stage maintaining the equilibrium between the system and the surrounding. तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ये सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेजेस होते हैं, और इसी बुनियाद पे हम ये हमें क्या देते हैं, मैक्सिमम वर्क देते हैं। रिवर्सिबल में क्या होगा, in this process the system attain final state from the initial state with a measurable speed. During the transformation there is no equilibrium maintained between the system and the surrounding. Okay, it is clear. A reversible process can be made to proceed in forward or backward direction. Okay, just little change will cause the reaction to proceed in the forward or in the reverse direction, while the irreversible process can take place in one direction only. We already discussed it. The driving force for the reversible process is small, since the process proceeds in smaller step. Okay, there is a definite driving force required for the progress of the irreversible process. So work done in a reversible process is greater than the corresponding work done in the irreversible process while in the same
गैस इन द रिवर्स। तो हमारे पास जितना मैक्सिमम वर्क होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा और मिनिमम वर्क जो होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में होगा, ठीक है। A reversible process can be brought back to the initial state without making any change in the adjacent surrounding. So a little change will cause the effect. A little change will cause the process to reverse forward or backward. While we will require more work or more change for reversing the irreversible process. So these are the two processes, reversible and irreversible process, and these are some differences, and you can read it. Okay. The next slide. Okay. You will be wait for the slide to appear. I don't know why. Okay, this is okay. So reversible and irreversible process. There are some other characteristic properties. For example, the lack of thermodynamic equilibrium during the process. Okay. So process with mechanical equilibrium. This is the dP is equal to 0. Okay. So this is called the mechanical equilibrium. And thermal equilibrium, you know thermal equilibrium, the dT is equal to 0. Okay. It means that when we have the pressure constant within the between the two systems, then it is called the mechanical equilibrium. When we have temperature constant between the two systems, then it is called a thermal equilibrium. And we have concentration constant between the two states, then it is called chemical equilibrium. So there are three types of equilibrium. One is called the mechanical, in which the pressure is constant. The other one is called the thermal, in which the temperature is constant. And the other one is called the chemical, in which the concentration is constant. Okay? So these all are called the thermodynamic processes. These are all called the thermodynamic processes. So the lack of thermodynamic equilibrium during the process. ठीक है, तो लेक ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है इसके अंदर. इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिसिपेटिव इफेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस. ठीक है, तो इसमें ये है कि मैकेनिकल फ्रिक्शन, मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी और फ्लूइड विस्कोसिटी और इनएलास्टिसिटी, ये कुछ पैरामीटर्स है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. यानी जो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आपके पास क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर. ठीक है, ओके. एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस, तो इसमें आप कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग्स, स्लो एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. So we will talk about the adiabatic phenomena, and you know that what is mean by adiabatic process, in which we have there is no flow of heat. Okay, there is no flow of heat between the system and the surrounding. Okay, so that is called the adiabatic process. Electrolysis with no resistance in the electrolyte, frictionless motion of the solid. Okay, and the slow isothermal compression or expansion of the gases. So another process is called isothermal. What does it mean isothermal? Lack of thermodynamic reversible और irreversible दोनों में होंगे? नहीं नहीं, lack of thermodynamic जो है वो उसमें होगा ना, क्या नाम है, irreversible में होगा ना, irreversible. ठीक है, दोनों में तो नहीं हो सकते. ठीक है, दोनों में नहीं होंगे. सर लेक ऑफ थर्मोडायनामिक, ओके सर, सर लेक ऑफ थर्मोडायनामिक रिवर्सिबल और ओके, ये क्लियर है ना. कांस्टेंट आइसोथर्मल होता है, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर. यस, और जिसमें आइसोथर्मल ये बाद में अभी आ रहा है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे रिवर्सिबल प्रोसेस की, और नीचे वाला एग्जांपल है इरिवर्सिबल की, यानी हीट ट्रांसफर, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस. तो ये अगर आप इसको देख चुके हैं तो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है वो विदाउट रेजिस्टेंस है. तो अगर आपके पास विदाउट रेजिस्टेंस हो तो ये आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और अगर आपके पास क्या हो विद रेजिस्टेंस हो तो फिर ये आपके पास क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गर्मियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है नॉर्मली हमारे पास ये जो बिजली के तारों में, तो वहां पे रेजिस्टेंस तो होता है ना.
ठीक है ना। तो वो हमारे पास जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं है, वो क्या है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन जहां पे आप बिल्कुल रेजिस्टेंस को खत्म कर देते हैं और फिर फ्लो करता है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना कि हम कुछ ऐसे मेटल्स हमारे पास है कि जिसकी रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास NMR होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट वहां पे जो कॉइल लगे होते हैं, तो वहां पे उसकी रेजिस्टेंस को जीरो किया जाता है। किस बुनियाद पे? इन ऑर्डर टू पुट दैट मैग्नेट, दैट मेटल इन हीलियम, लिक्विड हीलियम। तो जब आप लिक्विड हीलियम के उसके अंदर रख देते हैं ना, तो उसकी रेजिस्टेंस को बिल्कुल क्या कर देते हैं, जीरो कर देता है। तो उसमें 100% क्या होती है, करंट फ्लो होता है, 100% करंट फ्लो होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। क्वेश्चन है, a heat transfer process approaches dissipative effect during the process, involvement of dissipative effect, ये उसमें है, रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में होगा ना, कि लैक ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा उसमें, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। उसकी जो एग्जांपल हमने दिए है ना, तो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है कि अ हीट ट्रांसफर प्रोसेस अप्रोचेस रिवर्सिबिलिटी एज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज अप्रोचेस, व्हाट विल बी द आंसर? A heat transfer process approaches reversibility as the temperature difference between the two bodies approaches. बता सकते हैं? जीरो। ओके, गुड। ओके, तो इस किस्म के क्वेश्चन जो है आप उसमें देख लें, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। I don't know why it is not appearing frequently. It takes some time. Okay. Okay. अब application of the first law of thermodynamics. Do you know about first law of thermodynamics? Okay. What is the statement of first law of thermodynamics? Anyone? Energy is always conserved. Yes. Okay. Yes. Energy is always conserved. So first law of thermodynamic always talk about energy. Okay, and we know that internal energy. So we are concerned energy can neither be created nor destroyed, but it can be. Okay, yes, that is the same. Then energy of the universe remain constant. Okay, so it means that energy can neither be created nor destroyed, but it can only be transformed from one form to another form. And you know that energy have different kinds, different form: heat energy, solar energy, light energy, electrical energy, mechanical energy. ठीक है, तो ये सारे एनर्जी के क्या है, फॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है कि एनर्जी एज ए होल जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये होगा कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है,
So first law of thermodynamics always talk about internal energy, or we can say energy. So what is mean by internal energy? Can you define internal energy? Total energy. Okay, yes, total energy. So sum of all energy, yes. So you can say the all possible kind of energies. Okay, all possible kinds of energy in a system is called internal energy. Okay, so kinetic energy, potential energy. You can say many other rotational energy, vibrational energy, translational energy. So all possible kinds of energy in a system is called internal energy. Okay. Now, how to quantify energy of a system or a chemical reaction? So how we can quantify energy of a chemical system? Okay, so we will require two things in order to find out the quantity of energy of a system. One is the Q, so Q is the amount of heat, and one is the W, which is work. Okay, so one is Q and the other one is work. So we will discuss as well. I already told you about the work, that what is work. So what is the difference between heat and work? Can you tell us? Can you tell me what is the difference between heat and work? हीट और वर्क में क्या फर्क है? मास डिपेंडेंस का व्हाट मास डिपेंडेंस आई डोंट अंडरस्टैंड random motion of molecule is heat while order motion of molecule, yes, good. So I already told you that random motion of molecules, and that is also called the thermal motion. Okay, so the thermal motion, that is called the heat, and work is always in order form. Work is always in order form. Okay, so these two quantities Q and W should be calculated in order to find out the quantity of energy of a system. So the one is Q, which can be calculated calorimetrically. Okay, you know that thermochemistry. So already you are aware of it, that we in thermochemistry can find out the amount of heat absorbed or released by a system. Okay, and the work is also the expansion work, and that expansion is either change in volume. Okay, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है. ओके चलो आराम आराम से बोलो फिर मैं. नो ओके चलो कभी कभी आ जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आता है ना, पाकिस्तानी इंटरनेट तो है. ओके तो आपके पास जो है, अगर आप क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम को मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास दो पैरामीटर की ज़रूरत है. एक क्या है, Q है, और दूसरा क्या है, W है. ठीक है, तो Q क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ हीट, यानी कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, Q. तो Q को हम कैलोरीमेट्रिकली, एक कैलोरीमेट्रिकली है ना, कैलोरीमेट्रिक और कैलोरीमेट्रिक में क्या फर्क है? What is the difference between calorimeter and calorimeter? Calorimetrically, calorimetrically. There is only the difference of A and O, okay? But it makes a big change. वॉइस नहीं आ रही है आपकी? ओके वॉइस आ रही है अभी? आवाज आ रहा है? आवाज क्या मसला है यार? आपको आ रहा है? आपकी नेट प्रॉब्लम है? ओके चलो मुझे बताएं ना. ओके चलो अब बताएं कि भाई कैलोरीमेट्रिकली और कैलोरीमेट्रिकली दोनों में क्या फर्क है? A calorimetry mean determine, very good, very good. Calorimetry mean
color determination, color measurement, okay, and calorimetrical means heat determination, okay. सो थर्मोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई हम क्या करते हैं, हीट को मेजर करते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर और किस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर, और आप लोगों ने उसमें जो हेसिस लॉ कांस्टेंट हीट समेशन वगैरह ये सब चीजें। सर बस मीटिंग टाइम शो हो रहा है, क्या मतलब? इस तरह कर लेते हैं ना, फिर 3:15 को दोबारा मीटिंग है ना, 3:15 को, ओके। तो 3:15, 3:15, अगर आप चाहते हैं तो दोबारा अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा वक्फा लेते हैं, अगर चाहते हैं, इफ यू वांट, ओके। 25 मिनट रह गए हैं, किस चीज में 25 मिनट रह गए? हाँ जी, ये दोबारा जो सेशन है ना वो 3:15 पे है, दोबारा जो सेशन है ना वो 3:15 पे है। तो अब बताओ कि 15 मिनट का वक्फा कर लेना अभी, क्या ख्याल है? हो जाएगा, तो सेशन खुद ब खुद एंड हो जाएगा 3:15 पे। ओके, अभी पढ़ाएं, ओके चलो पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाता हूँ फिर। ओके, तो असर की नमाज का वक्फा कर देंगे, चलो तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह करते हैं ना कि 3:30 पे करते हैं फिर, ठीक है ना? तो 3:30 पे हम वो कर लेंगे और फिर 4 बजे तक वक्फा करेंगे और 4 से 5 तक फिर दोबारा क्लास होगा, ठीक है? तो चले आ जाए टॉपिक के ऊपर। अ, तो हमने क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम को मालूम करने के लिए क्यू और डब्ल्यू को मालूम करना है। क्यू मालूम होगा किस तरीके से, कैलोरीमेट्रिकली, जो थर्मोकेमिस्ट्री में है, और वर्क कैसे मालूम होगा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन वर्क हमारे पास है चेंज इन वॉल्यूम, पॉजिटिव चेंज आता है, और कभी कभी जो है आपके पास नेगेटिव चेंज आता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है जनरल एक्सप्रेशन एक्सपेंशन पर वर्क, जनरल एक्सपेंशन पर वर्क। और ये आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि ये एक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें हमने एक गैस डाला हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अगर एक्सपेंशन होगी तो गैस एक्सपेंड करेगा, और ये जो गैस का एक्सपेंशन है ये आप मालूम कर सकते हैं कहां से, द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहां सिलेंडर की हाइट से आपको पता लग सकता है कि हमारे पास कितना एक्सपेंशन होता है या कितना कंप्रेशन होता है। तो ये प्रोसेस अब आप देख ले, तो इस प्रोसेस में आपको क्या नजर आ रहा है, एक्सपेंशन नजर आ रही है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो प्रोसेस है ये आपको क्या बता रहा है, कंप्रेशन। तो इनिशियली यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये कंप्रेशन है। और ये प्रोसेस क्या है, एक्सपेंशन। अब जो चेंज इन वर्क है दैट विल बी इक्वल टू -F into dz। व्हाट इज dz? dz तो डिस्टेंस है ना, यानी आपके पास जो डिस्टेंस आता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो व्हाट इज मीन बाय द नेगेटिव साइन? व्हाई द नेगेटिव साइन? डिफरेंशियल नहीं होगा? नहीं नहीं, डिफरेंशियल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास dz का मतलब है चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। आप dx भी ले सकते हैं इसको, d मीन चेंज, यस। तो आप dx भी इसको ले सकते हैं, लेकिन व्हाई द साइन नेगेटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव साइन? आपके पास जो नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब क्या है? वर्क बाय सिस्टम, वर्क बाय सिस्टम, यस 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 यस, गुड। सो this is the work by the system. So you will see the sign convection for the convention for the W positive, W negative, and you are aware of it that if there is a system work on the surrounding, then the work is negative. Am I right?
And if there is work of surrounding on the system, then the work is positive. Am I right? Okay. So you should check it because there is some differences between the chemical processes and we have some mechanical processes. So in mechanical processes, the signs for the work is totally opposite. Okay. So there is some confusion between the two. So if we take the example of the chemical processes, okay, like we are taking example of the gas expansion and compression, then the work done by the system is always taken as negative, and the work done by on the system by the surrounding is always taken as positive. So this is the force into distance, and you know that the pressure has a relation with the force through this equation. P is equal to F by A. So if you take the value of the P, then you will get this P external. So this is the force, the external force, which is applied on a system. And this is the A, which is the area of the cylinder. And this is the dz. We already, you know that this is the change in the distance. Okay. So this is the value. And what is the dz? The dz is actually the del H, the change in the height of the column. Okay. And A into del H is always equal to change in volume. You are already aware of it. So the total equation will be now P external into dV. So the system expand by dV against P external. Okay. So this is the one of the general expansion for the work. So this is the equation for the expansion of the work, and you can easily calculate it on the basis of this equation. Okay. So the calculation of the total work done. Now, what will be the total work done? So it will be the integration of the equation 1 between the initial and the final volume. So when we integrate the equation, this equation between the initial and the final volume, this equation, this is the equation 1. So if we integrate the equation 1 between the initial and the final volume, then you can get the total work done by the system. Okay. And this is the value. TW is equal to minus integration from initial volume to final volume, P external. P external, this is the pressure, external pressure. Okay. So here the P external means external pressure, and dV is the same, the change in volume. Okay. Now in the next slide, we will see that how much work we can get. Okay. So this is the one which we already get, that expansion against constant external. So there are some cases now in this situation. So the first one is the expansion against constant external pressure. Okay. So there is some differences between the things, like what is mean by constant external pressure, what is mean by zero external pressure. So we should differentiate between the two. So if we have constant external pressure, so it means that we cannot change the pressure. We cannot change the external pressure. We are keeping the pressure at one value. What is mean by constant external pressure? We are keeping the pressure at one value, at constant value. Okay. So in that situation, we are getting like this equation. Okay. So dV is equal to dW. Sorry, this is dW is equal to minus P external Vf minus Vi, and you can write this equation as minus P del V. So this is the equation which can be obtained on the basis of constant external pressure. The other condition is the zero external pressure. So what is mean by zero external pressure? Because you are just making the pressure zero. So if you making the pressure zero, then there will be no work done. And this kind of expansion is also called free expansion. So what is mean by free expansion? In which the pressure of the gas becomes zero. And when will we can get the pressure of the gas zero? Can you guess? When we can get zero external pressure? How we can get zero external pressure? How we can get? Okay, by increasing volume to infinity. Boils. Okay, in space, yes.
Yes, space. So when you expand a gas into vacuum, when you expand a gas into vacuum, then you can get zero external pressure. Okay, so this is the example. So ये आपके पास दो कंडीशन है, एक में आपके पास ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, और तो फिर आपके पास जो है वर्क होगा, सिस्टम सराउंडिंग पे करेगा। और अगर आपके पास जो है फ्री एक्सपेंशन है, जिसका मतलब है कि जीरो एक्सटर्नल प्रेशर है, तो देयर विल बी नो वर्क एंड द वर्क विल बी इक्वल टू जीरो। Okay, now if you plot the pressure versus volume, then you can get this kind of graph, and this is the area under the curve, and the area under the curve will be considered as the work done. The area under the curve, this is the area under the curve, which is considered as total work done. Total work done. Okay. Now another case is the reversible expansion. So what is mean by reversible expansion? So it is a reversible change. It means that it is infinitesimal change in the variable. So if we have infinitesimal change in the variable, then that is considered as reversible change. Okay, and in reversible change, if we take it as isothermal, then we can get the maximum work, which we will discuss later on. Okay, so this is just the thermal equilibrium and the mechanical equilibrium. We already discussed this thermal and mechanical equilibrium, so maybe I will not explain it anymore. Okay, now this P external is equal to P, so you will get this P dV. Okay, so the total work will be dW is equal to minus P dV. Okay, this is another example. So this example is the reversible expansion. And if you take the isothermal reversible expansion, so what is mean by isothermal reversible expansion? In that case, the system in thermal contact with its surrounding. The system is now in what is reversible expansion. What is reversible expansion? Reversible expansion means that if you have a very small change in the variables, okay, of the system and the surrounding. If you have a very small change in the pressure of the system and surrounding, very small change, so then the P external will be always equal to the P of the gas. So why we are replacing this? So this P external is replaced with just P of the gas, because there is very small change between the variable, and that variable is the pressure. So because we have very small change in the external pressure, so always the external pressure is considered as the pressure of the gas. So that is why we are replacing the P external with the P. Okay. Now the isothermal reversible expansion. What is isothermal reversible expansion? So in this situation, we have the system in thermal contact with its surrounding. So if we make a contact between the system and the surrounding thermally, it means that the temperature remain constant, and we have constant temperature bath. Okay, so by that purpose we are using the constant temperature bath, and you are very aware of it. Sometimes we are using some freezing mixtures for the making the system isothermal. Okay, you are already aware of some mixture of salt and ice. You can use it to make the system constant, the temperature constant. Okay, so now in this situation, if you have isothermal reversible expansion, then you will get this kind of equation, and we will get the maximum work, and that maximum work will be equal to minus nRT log of Vf by Vi. So this is an equation, a very important equation, on the basis of which you can find out the maximum work done by a system on surrounding. Okay. Why there is maximum work in the reversible process?
Yes, because in reversible process, we have stages of forward and reverse reaction. Okay, so you are not doing it in one stage. We are not doing it in one stage. So during different stages, we get different kind of work, and the total work of the system is always more than the one which is obtained through one stage. फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टेज के जरिए मतलब एक स्टेप में आप एक वर्क करते हो, ठीक है, और दूसरा वर्क आप एक से ज्यादा स्टेपों में करते हो ना, तो वो जो ज्यादा स्टेपें हैं, ज्यादा स्टेप्स जो है आपके पास, उसमें आपके पास मैक्सिमम वर्क बन जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है कि आपके पास एक सिस्टम है ना, और उस सिस्टम के ऊपर आपके पास क्या है, वो मौजूद है, क्या नाम है, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम के ऊपर आपने डिफरेंट वेट्स लगाए हुए हैं, एक वेट ये है, एक ये है, एक वेट ये है, एक वेट ये है, इस तरह बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो एक एक वेट आप उसको हटाते रहते हैं और इसके अंदर वर्क होता है। तो ये जब टोटल आप कर लेते हैं ना, तो आपके पास मैक्सिमम वर्क बन जाता है। यस, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो मैक्सिमम वर्क आता है, और बिकॉज दैट इज आल्सो वन ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, ओके। तो another important parameter is enthalpy। सर इसका हम यह रीजन दे सकते हैं कि ड्राइविंग और अपोजिंग पोर ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वर्क ज्यादा हो जाता है। यस, दैट इज आल्सो द रीजन, या दैट इज आल्सो द रीजन, बट because the reversible process always take place in more than one stages, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो मोर देन वन स्टेजेस में होता है। मिसाल मैंने आपको दे दिया कि मिसाल के तौर पे आपने एक 5 ग्राम का प्रेशर डाला हुआ है, आपने 10 ग्राम का डाला हुआ है, आपने 15 ग्राम का डाला है, 20 ग्राम का डाला हुआ है, इसी तरह आप बढ़ाते रहते हैं। तो अगर आप उसमें से वेट को निकालते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप 5 ग्राम को पहले हटा देते हैं ना, तो आपके पास एक वर्क हो जाता है, एक्सपेंशन होता है। फिर आप 10 को निकाल देते हो तो फिर एक और वर्क हो जाता है, फिर आप 15 को निकाल देते हो फिर एक और वर्क हो जाता है, फिर आप 20 को निकाल देते हो तो फिर और वर्क हो जाता है। तो आपके पास क्या होता है कि एक स्टेप्स के अंदर एक वर्क होता है और उसका टोटल वर्क जो आपके पास है, इसलिए आपके पास जो वर्क है इनिशियली दूसरे स्लाइड में मैंने आपको बता दिया ना, मिसाल के तौर पे आप इसका टोटल पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो आप ये पूरा जो एरिया अंडर द कर्व है दैट इज द वर्क। तो आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है ना, मिसाल के तौर पे आपके पास ये इब्तदाई वॉल्यूम है, आपने एक स्टेज हटा दिया, ये वर्क हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम बना। तो इन दोनों के दरमियान जो एरिया आता है आपके पास, दैट इज द टोटल वर्क, एंड दैट वर्क इज आल्सो द मैक्सिमम वर्क। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक था, और उसके हवाले से कुछ बातें थी कि जिसमें हमने एक्सपेंशन वर्क है आपके पास, और दूसरा क्या है, कंप्रेशन है, फिर आइसोथर्मल है, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, एक्सपेंशन, ये तो अभी समझाया मैंने यार। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, जब आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, थर्मल कांटेक्ट में होता है ना। और रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब आप सराउंड यानी ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स के अंदर जो है आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या है, अभी मिसाल के तौर पे प्रेशर है, तो ये जो वेरिएबल है उसके अंदर बहुत कम चेंज आप लाते हैं, ठीक है ना, यानी एट वंस आप नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल बार बार दे रहा हूं कि अगर आपके पास एक सिस्टम है ना, और उस सिस्टम के ऊपर 20 किलो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 20 किलो वजन पड़ा हुआ है उस सिस्टम के ऊपर, और आप 20 किलो वजन को फौरन आप हटा दे, 20 किलो वजन को क्या करें, फौरन हटा दें सिस्टम से, तो फिर क्या होगा, वर्क तो होगा, वर्क होगा, लेकिन वो कौन सा वर्क होगा, वो इरिवर्सिबल वर्क होगा। इसलिए कि आपने जो अपोजिंग फोर्स और जो आपके पास क्या है ड्राइविंग फोर्स है, इन दोनों में आपने डिफरेंस बहुत बढ़ा दिया, बहुत बड़ा मतलब एक चेंज आपने ले आया। लेकिन अगर आप रिवर्सिबल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फिर पहले 1 ग्राम निकाल लेंगे, फिर 2 ग्राम निकालेंगे, फिर 4 ग्राम निकालेंगे, फिर 8 ग्राम निकालेंगे, फिर 10 ग्राम निकालेंगे। इसी तरह आराम आराम से आप वजन को हटाते जाएंगे और आपके पास जो है एक्सपेंशन होता रहेगा।
तो जो आपके पास इनिशियल एक्सपेंशन हुआ था और जो आपके पास फाइनल एक्सपेंशन हुआ था, तो उसमें जो आपके पास टोटल वर्क होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वर्क, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब क्लियर है कि नहीं सुमैया? हेलो, ओके चलो खुद इसको पढ़े, ठीक है। मैंने दोबारा आपको बार बार इसका वो हवाला देता हूँ ताकि सबको सही तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये अभी मेरे पास यहाँ पे वो चीज़ें नहीं कि मैं आपको यहाँ पे सिलेंडर वगैरह दिखा के मतलब है, तो ये मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया था। ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर आपके पास एक जगह में आपके पास मिसाल के तौर पे ये पूरा एक वेट पड़ा हुआ है ना, और इस पूरे वेट का वजन कितना है? 10 केजी है। आप फौरन इसको हटा दो, इसमें से फौरन हटा दो। तो अगर आप फौरन हटा देंगे तो वर्क होगा, लेकिन दैट वर्क विल बी लेस वर्क। वो कौन सा होगा? कम वर्क होगा, बिकॉज द प्रोसेस इज नाउ इरिवर्सिबल। दिस प्रोसेस इरिवर्सिबल इसलिए कि आप जो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो आप अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान जो आप डिफरेंस वो करते हैं ना, चेंज लाते हैं, बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन अगर आप एक सिस्टम लेते हैं यहाँ पे और फिर आपके पास जो है ये वेट 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 4 ग्राम है, 5 है, 10 है, तो एक एक हटाते रहें, एक एक हटाते रहें, तो आपके पास मैक्सिमम वर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क के दरमियान डिफरेंस। ओके, अब आ जाए एंथैल्पी की तरफ। तो यू आर अवेयर ऑफ इट, व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी? What do you mean by enthalpy? Heat content of a system. Yes, that is good. Heat content of a system. So we can say the total heat content, enthalps, any heat content, total heat content. So how you can define it further, in more thermodynamic way? How you can define enthalpy? Change in heat. Change in heat is called enthalpy. Okay, it is the sum of the internal energy added to the product of the pressure in the volume of the system. Okay, yes, the sum of the internal energy and the product of the pressure in the volume according to this equation. Yes, by formula you are right. But yes, we can say that the total heat content of a system at constant pressure. So what is the definition of the enthalpy? The total heat content of a system at constant pressure. We should have pressure constant. So when you have a pressure, constant pressure, then you can say the total heat content then called enthalpy. Okay, and we already discussed that enthalpy is also a state function. Okay, so it is a state function, so it means that it will depend upon the initial and the final state of the system. So you can see that the del H is equal to H2 minus H1, and according to the equation, you can say the E2 plus P2 V2 minus E1 P1 V1. And just rearranging the equation, you will get the E2 minus E1 plus the P2 V2 minus P1 V1. And because you are here change in internal energy, so del E and plus the same thing del PV. Now in this situation, you have both the pressure and volume are variable. Both the pressure and volume are variable. So we have two different things. For example, if you are changing the volume and you are keeping the pressure constant. Okay, so then the del H will be equal to, okay, so now when the pressure is constant, it means that the P1 is equal to the P2, and the P1 and P2 will be equal to P. Okay, so you can then get a value. Okay, so this is the situation. Now if the pressure is constant, then what will happen?
डेल वी विल बी 0। सर अटेंडेंस ले लिए मीटिंग एंड होने वाली है, या सर सेशन एंड नहीं, मैं अटेंडेंस मैंने ले लिया। अटेंडेंस पहले जब आप लोग आए थे ना उसमें मैंने ले लिया है अटेंडेंस। अभी 31 स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। तो चलो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं ना, यहाँ पे आगे ले लें, आगे आखिर में ले लें। ओके, हाँ फिर भी ले लेंगे, चलो ये भी ले लिया, फिर भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आखिरी क्या नाम है, ये भी यहाँ तक हो गया है सेशन आपका। तो नेक्स्ट किस टाइम आना है? 3 बजे? कितने बजे आना है यार? 3 तो नहीं, ये तो अभी। ओके, 4 बजे आना है, 4 बजे। ओके, ले लेंगे ले लेंगे, ठीक है। 4 बजे फिर वापस आना है, और इंशाल्लाह यहाँ से फिर आगे कुछ टॉपिक्स छोटे छोटे